तकरीबन 1 महीना हो चुका है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था पूरी तरीके से भरभरा कर बैठ गई है। वकीलों ने हड़ताल कर रखा है, कोर्ट सोने पड़े हुए हैं, याची यानी वादी बहुत बुरी तरीके से परेशान है, उसके बाद पर उसके मुकदमों का कोई पैरवी नहीं कर पा रहा है। मूल वजह है पुलिस का वो डंडा जिसने हापुड़ में बजाया और कई लोगों को बुरी तरीके से घायल किया। पुलिस कहते हैं ये बहुत अमानुषिक कृत्य किया है पुलिस ने। हमारे साथ एक ऐसा व्यक्ति है जो पुलिस और वकील के बीच में अर्धनारीश्वर के तौर पे है। अर्धनारीश्वर इस तरीके से देखा जाए कि इस व्यक्ति की पत्नी वकील है और ये खुद एक पुलिस का एक बड़ा अधिकारी रह चुका है। नाम है अमिताभ ठाकुर। मैं हूं कुमार सौवीर और आप देख रहे हैं दुलत्ती। अमिताभ जी, दुलत्ती के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि पुलिस के इस कृत्य में जिसने पूरे वकीलों को आंदोलित कर दिया, पूरे प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था चरमरा गई, उसमें आप की क्या भूमिका है? आपको क्या लगता है कि एक पुलिस के तौर पर पुलिस ने क्या किया, बेहतर किया, अच्छा किया, या उसका अंजाम क्या होगा? देखिए, पहले जो पहला पहलू है उसकी बात की जाए कि पुलिस ने क्या किया, और इसमें कोई शक नहीं कि जो वीडियो सामने आए हैं, जो फैक्ट सामने आए हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो बताते हैं कि पुलिस ने सारी इंतहा पार कर ली। और जो पुलिस, इसमें कोई शक नहीं है कि एक संस्था के रूप में मूर्खता, कपट और बेईमानी निरंतर करती रहती है। एक संस्था के रूप में निश्चित रूप से इस देश की सबसे बदनाम संस्थाओं में है, और ऐसे काम वह बार बार करती रहती है जो मानवता को शर्मसार करती है, प्रशासन शासन को नीचा दिखाती है, आम जनता को झकझोर देती है। उन्हीं में से एक ये घटना भी थी जो हापुड़ की थी। बलिया से लेके फिरोजाबाद तक कई जिलों में आप जिला पुलिस प्रमुख रह चुके हैं। पुलिस के तौर पर आपने उस पुलिस अधीक्षक या आईजी तक के स्तर पे आपने क्या इस तरह की कोई घटनाओं में खुद शिरकत नहीं की? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मौके बेमौके पे लॉ ऑर्डर को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है, लेकिन वह कार्रवाई जो पुलिस को लॉ ऑर्डर के लिए जो अख्तियार दिए गए हैं वो बहुत साफ दिए गए हैं। प्रोपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल करना है, मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स का इस्तेमाल करना है, न्यूनतम बल का प्रयोग करना है, और न्यूनतम बल के प्रयोग को लेके कोई भी मतभेद नहीं हो सकता है। किसी को डंडा, आपको नागरिक के रूप में भी आप डंडा ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूं, आप भी हथियार ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूं, अगर मैं पुलिस में हूं तो। अंतर सिर्फ ये दिया गया है कि पुलिस सरकारी तौर पे उसका इस्तेमाल कर लेगी, लेकिन सरकारी तौर पर इस्तेमाल कर सकती है तो उसकी सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं कि तुम यह तभी प्रयोग करोगे, जो डंडा है, तुम्हारे पास बंदूक है, उसका तभी प्रयोग करोगे जब उसकी वास्तविक आवश्यकता होगी, और उस हद तक ही करोगे जिस हद तक तुमको उसकी जरूरत होगी। जैसे हम लोगों ने पिंक फिल्म देखी थी, और तमाम, जैसे आजकल एक कंसेप्ट आया है जिसमें कहता है कि महिला जिस स्टेज पे कह देती है कि मेरे साथ कोई तुम ये ना करो कृत्य, नो मीन्स नो, जिस स्टेज पे कह दिया उसी स्टेज पे रुक जाना है। उसी प्रकार से लॉ ऑर्डर में क्लियर निर्धारित है कि जिस स्टेज पे हो गया कि अब हमने रिक्वायर्ड फोर्स का यूज कर लिया, हमने चीजों को शांत कर दिया, पुलिस को उसी जगह उसी समय रुक जाना है। उससे अधिक कोई भी बल अगर प्रयोग किया गया है तो वह प्रश्नवाचक बन जाता है, वह क्वेश्चन मार्क है। यहाँ आप देखिए, मैंने कुछ वीडियो देखे और मैंने सुना है कि ऐसे न जाने कितने वीडियो सर्कुलेशन में हैं। किसी वीडियो में एक लड़की, बच्ची है, कोई ये अधिवक्ता, वो कहीं गुजर रही है, उसको सड़क पे रोक के पीटा जा रहा है। जब वह गुजर रही है, वो शांत है, एक या दो लोग उसके साथ हैं, तो वह उस समय क्या वायलेंस कर देगी? उसके किसी साथी ने कहीं और वायलेंस किया है मान लीजिए, तो जिस साथी ने किया है उसकी पिटाई कीजिए। कि जब वह वहां गुजर रही है, शांत है, असहाय है, चुप है, तो आप किस कानूनी हैसियत से पिटाई कर रहे हैं? 22 साल तक आपने पुलिस की रोटी खाई है और बड़े पदों पे रहे हैं आप पुलिस को संभाल नहीं पाए, समझ नहीं पाए, उसको सुधारने की कोई कोशिश नहीं कर पाए? देखिए, 2-3 बातें हैं। पुलिस को मैं कितना संभाल पाया, मैं कितना सुधार पाया, नहीं सुधार पाया, मैं उसमें फेलियर हुआ नहीं हुआ, यह अपनी जगह है।
यहाँ प्रश्न इस बात का है ही नहीं कि अमिताभ ठाकुर ने क्या किया। अमिताभ ठाकुर अच्छा पुलिस अफसर था, खराब पुलिस अफसर था, प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि पुलिस एक संस्था के रूप में कैसा कार्य कर रही है। प्रश्न यह है कि पुलिस अपने दायित्वों का सही निर्वहन कर रही है कि नहीं कर रही है। प्रश्न यह है कि पुलिस को जो हमारी इंसानी जरूरतें हैं, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके अनुसार कार्य करने के योग्य अपने आप को बना रही है कि नहीं बना रही है। उसमें एक अमिताभ ठाकुर, उसने अच्छा किया, मैं अपनी डफली अपना राग बजाऊं, अपने जिसको कहते हैं गाल बजाऊं, वह प्रश्न ही नहीं है। मैंने अच्छा किया बुरा किया वो पास्ट है। लेकिन पुलिस को बेहतर होना होगा, पुलिस में सुधार लाना होगा, पुलिस की व्यवस्था को, और हर जगह पॉलिटिकल रीजन से काम न करे, बाहरी रीजन से काम न करे, बेईमानी से काम न करे, ऊपर के आका कहते हैं उसके अनुसार काम न करे। यह पुलिस के लिए हम लोगों को एक नागरिक के रूप में मिलके यह हम लोगों को एनफोर्स कराना होगा। हम अमिताभ ठाकुर को किसी व्यक्ति के तौर पर नहीं, हम प्रतीक के तौर पर देख रहे हैं। अगर सत्ता का के हिस्से के तौर पर देखा जाए, आप राज सत्ता के बड़े एक नागरिक के तौर पर अगर आप देखें देश के, तो हमने हमारे पूरे समाज ने पूरे 75 साल में क्या सीखा, क्या समझा, और इसको कैसे हम उन हालातों से कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, यदि हम पुलिस की बात करें तो मेरा यह स्पष्ट मत है कि सबसे जरूरत है कि जो आम नागरिक है वह अपने अधिकारों के प्रति उसका कर्तव्य बोध बढ़े, वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, वह अपने अधिकारों को जाने समझे। ताजा के हालातों में जो आजकल के दौर हैं, क्या आपको लगता है कि आम आदमी उस तरीके से पहलकदमी कर पाएगा, उसको एकजुट किया जा सकता है, या आम आदमी अपने हकों को लेकर के एकजुट हो सकता है? देखिए, इस मामले में मैं आशान्वित हूँ, आशावादी हूँ। मुझे विश्वास है कि नागरिकों को अपने अधिकार ज्ञात होंगे, और ज्ञात धीरे धीरे कुछ न कुछ हो भी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक बहुत ही बड़ी भूमिका, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका टेक्नोलॉजी की भी आई है। जब से आपके हमारे हाथ में ये हथियार आ गया है, तो एक आम आदमी भी, एक आम नागरिक भी कहीं ना कहीं एक रिपोर्टर बन गया है, एक पुलिस अफसर बन गया है, एक इन्वेस्टिगेटर बन गया है, और उसके द्वारा खींचे गए फोटो, बनाए गए वीडियो, की गई शिकायतें कई बार कहर ढा रही हैं, बहुत कुछ बदल दे रही हैं। निजी तौर पे अगर आपसे पूछना चाहूँ, मुलायम सिंह के पूरे टेप मामले में को आपने उनको माफ कर दिया, क्या ये एक आंदोलन एक बड़ा नहीं खड़ा हो सकता था उसमें? देखिए, यहाँ प्रश्न इस बात का नहीं है कि मैंने माफ किया कि नहीं किया। मैं उसको कानून के पहलू पे ले गया, मैंने उसको कोर्ट के सामने पेश किया, कोर्ट में प्रकरण चल रहा था। मैं उस समय सरकारी सेवा में था, सरकारी सेवक के रूप में मैं उसको एक आंदोलन के रूप में परिणत नहीं कर सकता था। उनकी दिवंगत वो हो गए हैं। ऐसी स्थितियों में यह मैं जरूर समझता हूं कि अब चूंकि जो व्यक्ति अपना बचाव नहीं कर पा रहा है, उसके संबंध में मैं यह कोई भी टिप्पणी करूं तो वह मुझे अपने आप में अरुचिकर लगेगा और अनुचित लगेगा। कि भाई मान लीजिए अगर वो जीवित होते, मामला कोर्ट में गया होता, नहीं गया होता, तब की बात अलग थी। अब एक व्यक्ति दिवंगत हो गए, बात आधी अधूरी चली गई। आपके साथ बहुत जबरदस्त अन्याय हुआ पूरी सेवा के दौरान, खासतौर से आखिरी 5, 7, 10 सालों के दौरान। आपको वकीलों से न्याय मिल पाया, वाकई बताइए। अब देखिए, अब आपने एक बिल्कुल अलग प्रश्न पूछा है। प्रश्न उसमें भी कोर्ट, अभी हम लोग पुलिस की बात कर रहे थे, मैंने पुलिस की हकीकत बताई। अब आप जो है, इसमें दो बातें हैं, एक तो न्याय प्रणाली का प्रश्न है, एक उसमें अधिवक्ताओं के रोल का प्रश्न है। न्याय प्रणाली में भी जैसे मुझ में, जैसे आपने कहा कि क्या आप कर पाए, भाई मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया सेवा में, कहीं ना कहीं कमियां रही, हर एक व्यक्ति में कमियां हैं। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि न्याय प्रणाली में भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं, कमियां हैं, चाहे वो माननीय जजों के स्तर पे हो, चाहे उस पूरे प्रक्रिया में हो, प्रोसीजर में हो। चीज़ें लंबी खींचती जाती हैं, 5-5 साल 10-10 साल यूं ही गुजर जाता है। जैसे आपने भी मुलायम सिंह जी वाला मामला बताया, 2015 में मैंने FIR भेजा था, उनकी मृत्यु 2022 में संभवतः हुई। तब तक यह मामला ऐसे ही चलता रहा, 7 साल बीत गए एक छोटे से मामले में।
उसी प्रकार से इसमें कहीं ना कहीं माननीय न्यायाधीशों को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि प्रक्रियात्मक त्रुटियां है उसको दूर किया जाए। एक पहलू न्यायाधीशों के स्तर पे, न्याय प्रणाली के स्तर पे। दूसरा अधिवक्ता साथियों के स्तर पे, अधिवक्ताओं के साथ जो पुलिस ने किया वह एक अलग पहलू है। नहीं, दोनों चीजें इस तरह है। हम किन लोगों के पक्ष में खड़े होंगे, वह पुलिस के खिलाफ की इस हरकत के खिलाफ हम किसके पक्ष में खड़े हों? उन वकीलों के खिलाफ जो जिनके साथ जिन्होंने पूरी न्याय व्यवस्था को ढांचा चरमरा के रख दिया। मैं उसी पर आना चाहता था, मैं अपनी बात कहूँगा। मैं यह कहूँगा कि यदि पुलिस वाले अकारण निर्दोष ढंग से, अनुचित ढंग से अधिवक्ताओं की पिटाई करते हैं तो उस क्षण मैं अमिताभ ठाकुर और मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो न्याय के प्रति आस्था रखता है वह उन अधिवक्ताओं के साथ उस पुलिस वाले के खिलाफ खड़ा है। लेकिन यदि वही अधिवक्ता साथी अपने किसी क्लाइंट के न्याय के पद में बाधक बनते हैं, पथ में बाधक बनते हैं, न्याय दिलाने में विलंब करते हैं या कुछ न कुछ गलती करते हैं, तो मैं अमिताभ ठाकुर न्याय के दृष्टिगत उस व्यक्ति, उस याची के साथ खड़ा हूँ, उस वादी के साथ खड़ा हूँ जिसके न्याय मिलने में बाधाएं, अनुचित अवांछनीय बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। अब प्रश्न उठ रहा है कि अमिताभ ठाकुर उन वादियों के लिए क्या लड़ेंगे और वकीलों पर को लेकर के किस तरह के युद्ध लड़ेंगे, खासतौर से तब जब 20-25 दिन से पूरा न्यायिक व्यवस्था बर्बाद गई हो गई, समाप्त हो गई है। वादी बुरी तरीके से त्रस्त हो चुका है अपने मुकदमों को लेकर के, अपने डेट को लेकर के, अपने न्याय को लेकर के। पूरी प्रक्रिया उसकी ध्वस्त हो गई, उसके सपने समाप्त होते जा रहे हैं। एक घटना ने उस पूरे लाखों करोड़ों लोगों को बेहाल कर दिया है। आप किसके साथ हैं? देखिए, जिस समय अधिवक्ता साथियों के साथ यह निर्मम कांड हुआ, मैं उनके साथ था। अब मैं अधिवक्ता साथियों से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा और जो मेरे वश में होगा मैं आह्वान भी करूंगा। और आपका अनुरोध वो मान लेंगे? देखिए, मैंने कहा कि मैं उनके साथ जिस हद तक हूं, मैं उसमें भी भाई देखिए, मैं क्या कर पाऊंगा वो प्रश्न अलग है, मैं किसके साथ हूं एक अलग प्रश्न है, मेरा मन किसके साथ है, मैं किस हद तक क्या कर पा रहा हूं, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मैं उनके समर्थन में भी अगर था तो मैं क्या कर पा रहा था, लेकिन समर्थन में उनके था, मेरा मन उनके प्रति चित्कार। पूरा परिदृश्य जो आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ पुलिस है, एक वकील है और एक तरफ वादी है। इस पूरे झंझावात में सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन हो रहा है इसमें, वकील या आम आदमी? बहुत स्पष्ट उत्तर इसका है कि वास्तव में सर्वाधिक प्रताड़ित वह आम नागरिक है, याची है, वादी है, क्योंकि वह निरंतर एक नहीं अनेकानेक मामलों में, और एक दो नहीं लाखों की संख्या में पूरे प्रदेश में अपने वाद लेके जा रहा है। किसी का कोई मामला है, किसी का कोई मामला है, गंभीर मामले हैं, उसके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा, अनुरोध करूँगा, और मैं आपने कहा कि अनुरोध मानना न मानना अलग चीज़ है। मैं निश्चित रूप से इस जगह पर याचीकरण के साथ अब मैं निश्चित रूप से याचीकरण के साथ हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो विरोध का स्वर था, विरोध किया गया, विरोध की आवश्यकता थी। विरोध के बाद कुछ हद तक कार्रवाइयाँ हुई, कुछ कार्रवाइयाँ भविष्य में अपेक्षित हैं, लेकिन उसके कारण याचीगण के जो आम नागरिक का जो हित है, वह उनको जो न्याय मिलना चाहिए वह वंचित नहीं होना चाहिए। यह मेरा स्पष्ट मानना है। और मेरा यह मानना है कि अब इस स्टेज पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको समुचित ढंग से हस्तक्षेप करते हुए वाद विवाद के दौरान, संवाद के दौरान इनसे बात करके जैसे भी उचित हो, जो समुचित ढंग है, उसके माध्यम से इस प्रकरण का अंतिम निस्तारण करके पटाक्षेप करते हुए अविलंब, बिना कोई विलंब किए न्याय की पटरी को दोबारा दौड़ाना उनका नैतिक भी दायित्व है, प्रशासनिक भी दायित्व है, और उन्हें यह कार्य करना चाहिए। और वादी का हित सर्वोच्च होना चाहिए। निश्चित रूप से वादी का हित ही सर्वोच्च है। जिस घड़ी, मैं पुनः कह दूं रिपीटेशन के कॉस्ट पे भी, जिस घड़ी अधिवक्ता साथियों के साथ अनुचित कार्य हुआ, हम लोग उनके साथ थे और उस हद तक हैं, लेकिन न्याय, आम नागरिक को मिलने वाला न्याय किसी भी प्रकार से वंचित नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अधिवक्ता हो चाहे न्यायाधीश हो,
यदि वादकारी का हित दमन होता है, वादकारी का हित का कुठाराघात होता है, तो वो सीधे सीधे न्यायिक व्यवस्था पे प्रहार है, न्यायिक व्यवस्था पर आक्षेप है। और न्यायिक व्यवस्था प्रश्न है कि कोई भी न्यायिक व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ वादकारी को न्याय दिलाने के लिए है, बाकी सब आनुषंगिक हैं। तो ये है अमिताभ ठाकुर जी। अमिताभ ठाकुर का स्पष्ट मानना है कि जो भी अब तक हुआ है वो एक नतीजे तक पहुंचना चाहिए, और जब तक नहीं निकल रहा है तो अब कम से कम वादी के पक्ष में, आम आदमी के साथ सभी लोगों को उसके हितों को लेकर के एकजुट होना चाहिए। किसी भी कीमत पर ये झगड़ा खत्म कर दिया जाना चाहिए, और सबसे पहले अपील होनी चाहिए वकीलों से वो काम पर वापस आ जाएं, क्योंकि आम आदमी अब बेहाल हो चुका है। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलती के लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए।